हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर दुबे जी आज सभी बच्चों की प्रैक्टिकल फाइल चेक करने वाले थे। अम्रपाली, जो कि अपनी मस्ती मजाक में रहने वाली लड़की थी, वो अपने दोस्तों से कहती है, देखना दोस्तों, आज मैं इस दुबे की कैसे घंटियां बजाती हूँ। जब देखो तब पढ़ा के बोर करता रहता है। अरे इसका नंबर हाथ लगा है मेरे। अब देखना क्लास में कैसे घंटियां बजती हैं। चलो मेरे साथ। सभी लोग क्लास में जाते हैं और जैसे ही दुबे जी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तभी अम्रपाली अपने फोन से उनके फोन पर मिस कॉल मार देती है और दुबे जी अपना फोन चेक करने लगते हैं, जिसके बाद वो फोन जल्दी से अपनी जेब में डाल देते हैं। ऐसे ही वो फिर से कुछ बोलते हैं और फिर से वो मिस कॉल मार देती है। दुबे जी बाहर जाकर फोन करते हैं उसी नंबर पर। अम्रपाली उनको अपनी बातों में खूब फंसाती है और उनका पूरा लेक्चर खराब कर देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अम्रपाली एक दिन अपने बॉयफ्रेंड दिनेश को मिस कॉल करती है और फोन कट कर देती है। वो बार बार उसके फोन पर मिस कॉल मारकर उसे परेशान करती है। थोड़ी देर बाद दिनेश खुद उसे फोन करता है और उससे बोलता है, मिस कॉल मारा तरु किस देबू का हो। हाय मेरे निरहुआ। अम्रपाली रे मन करे कछ देना खाली। अरे बहुत हो गया भोजपुरी। हो क्या गया, हम यूपी गोरखपुर से हैं मैडम। जहिया जाता मैं निरहु पिसा जईबा टूटल खूदी के जैसन छिटा जईबा। अरे वाह मेरी अम्रपाली। यार क्यों ना हम कल मिले, कितने दिन हो गए हैं हमें मिले हुए, और एक किस किए भी तो कितने दिन हो गए हैं। वाह, लड़के शर्माती नहीं है बिल्कुल। अरे तुमसे कैसी शर्म। और एक किस तो हमारा कोड वर्ड है किस करने के लिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। अगले दिन दोनों एक दूसरे से होटल में मिलने जाते हैं, जहां अम्रपाली उससे बोलती है, यार एक बात बताओ मुझे, तुम अपनी मम्मी से कब मिलवा रहे हो मुझे? करवाऊंगा ना यार। मुझे अभी के अभी उनका नंबर चाहिए, दो ना। दिमाग सही है तुम्हारा? हाँ मेरा तो खराब है, पर तुम्हारा तो सही है ना, दो फिर नंबर। अम्रपाली की जिद के आगे दिनेश को झुकना ही पड़ता है और वो अपनी माँ देवकी का नंबर उसे दे देता है, जिसके बाद अम्रपाली उसी के सामने देवकी को 5 से 6 बार मिस कॉल दे देती है। थोड़ी देर बाद देवकी बैक कॉल करती है और बोलती है, हेलो जी, कौन बोल रहा है? जी मैं इंस्पेक्टर अम्रपाली बोल रही हूँ। आपके खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई गई है आपके बेटे के थ्रू। उनका कहना है कि आप उनकी शादी जबरदस्ती किसी लड़की से करवा रही हैं, जबकि उनकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है और उनकी गर्लफ्रेंड उनका इंतजार भी कर रही है। तो बताना चाहिए ना हमरे बेटवा को कि उसकी कोनो गर्लफ्रेंड है, हम करवाई देते उसकी शादी। धन्यवाद माताजी। देवकी डर के मारे फोन काट देती है और तभी अम्रपाली दिनेश से कहती है, आज तुम अपनी मम्मी को ना मेरे बारे में सब कुछ बताओगे, सच। ठीक बात डार्लिंग। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन दिनेश अपनी माँ को अम्रपाली के बारे में सब बता देता है। उसकी माँ को अम्रपाली देखते ही पसंद आ जाती है और अम्रपाली के घर वालों से मिलकर दोनों की शादी की बात भी पक्की हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है और अम्रपाली अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा लेती है, मगर उसकी मिस कॉल मारने की आदत नहीं जाती। वो अपनी सास को मिस कॉल मार कर खूब परेशान किया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास रात को कमरे में सो रही होती है कि अम्रपाली उसके फोन पर मिस कॉल मारती है और उसे खूब परेशान करती है। इस सब से देवकी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अम्रपाली, अरे ओ अम्रपाली, कहाँ मर गई डायन कहीं की, चैन से नींद भी नहीं लेने देती। हाँ जी माँ जी। अरे नास पीटी बार बार मुझे मिस कॉल मार कर क्यों परेशान कर रही है, रात को तो चैन से जीने दे। माँ जी मैंने नहीं किया, ये आपके बेटे की हरकत है, मुझे भी बार बार मिस कॉल कर रहे हैं। अरे और नास पीटे,
जरा इधर तो हाँ, बताओ तुझे अभी। का है माँ, बोलो। अरे तू बार बार मुझे मिस कॉल क्यों मार रहा है? पगला गया है क्या इतनी रात को? अरे माँ, ये सब इसकी हरकत है, आप ही सुलटो इससे। अरे बेलुड़ी, शर्म नहीं आती तुझे झूठ बोलते हुए? माँ जी, थोड़ी बहुत मस्ती मजाक तो चलता है ना। काहे का चिल पिल? अरे कभी कभी हद से ज्यादा मजाक ना घातक साबित हो सकते हैं। और तुझे क्या बार बार इस बुढ़िया को मिस कॉल मारने में मजा आता है क्या? काहे परेशान करती रहती है मुझे? माँ जी, आप भी ना जरा सी बात को चिंगम की तरह खींचे ही जा रही हैं। अरे मेरी आदत है सबको मिस कॉल करने की, बस और कुछ नहीं। मुझे मजा आता है ये सब करके। देखिए तो मैं बताए दे रही हूँ तुझे, तेरा ये मजाक ना एक दिन तुझे ही ले डूबेगा, समझ जा अभी से। आप ना बस मन में वहम पाल के बैठी हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, भला मिस कॉल से भी कोई नुकसान होता है? माँ सही कह रही है, और बड़े हमेशा सही बोलते हैं, उनकी बात माना करो, समझी? हाँ हाँ समझ गई, ठीक है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और आम्रपाली कुछ दिन के लिए मिस कॉल मारना छोड़ देती है, जिसके कारण घर में सभी लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। वो अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम करती है। ऐसे ही एक दिन दिनेश बाइक से वापस घर लौट रहा था कि तभी आम्रपाली उसे बार बार मिस कॉल मारना शुरू कर देती है और दिनेश का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उसे उसी वक्त हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। थोड़ी ही देर बाद हॉस्पिटल से देवकी के घर फोन आता है। वो भी रोते भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। थोड़ी देर बाद आम्रपाली रोते रोते देवकी से बोलती है, माँ जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं बार बार दिनेश को मिस कॉल कर रही थी, शायद इसी वजह से उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो ये अगर आज मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू ही होगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, जी देखिए, अब वो ठीक है, मामूली सी चोट लगी थी, उनको हमने पट्टी कर दी है। आप कल उन्हें घर ले जा सकती हैं और मैंने कुछ पेन किलर लिखी हैं, आप वो उन्हें टाइम पर दे दीजिएगा। आम्रपाली दिनेश से मिलने के लिए उसके वार्ड में जाती है और रोते हुए उससे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए दिनेश, आज मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे बार बार मिस कॉल करने की वजह से एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा। आज मेरी वजह से आप यहाँ पर हैं। अब से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अरे मिस कॉल तो क्या, मैं फोन भी नहीं चलाऊंगी कभी। कुछ ही दिनों के बाद वो लोग दिनेश को लेकर घर लौट जाते हैं और इस तरह आम्रपाली का मजाक एक बड़े हादसे को बुलावा दे देता है। लेकिन भगवान की कृपा से दिनेश को छोटी सी चोट लगती है। आम्रपाली को इस सब से अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो लोगों को बार बार मिस कॉल मारकर परेशान करना बंद कर देती है। साथ ही उन्हें प्यार से और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। देवकी भी उसको ऐसे देखकर उसे माफ कर देती है, जिसके बाद पूरा परिवार एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये मिस कॉल मारने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। सुनीता और सरिता बहुत अच्छी दोस्त के साथ साथ एक दूसरे की पड़ोसन भी होती हैं और दोनों के ही एक एक बेटा था। सुनीता के बेटे का नाम अनीश तो सरिता के बेटे का नाम रवीश था। दोनों एक ही जगह काम करते थे। एक दिन सुनीता सरिता के घर जाती है और बोलती है, अरे सरिता, तुझे पता है वो बगल वाली की लड़की है ना, टीना, अरे वो सामने वाली सुषमा के बेटे के साथ भाग गई। ये आजकल के बच्चों को भी ना आशिकी का न जाने कैसा भूत चढ़ गया है। इस मामले में हमारा अनीश और रविश यही ठीक है। कम से कम इन्होंने हमारी होने वाली बहुओं से पहले ही मिलवा रखा है। ये तो तूने सही कहा सुनीता, इस मामले में तो हम किस्मत वाली हैं। एक तरफ यहाँ दोनों अपने बेटों की बातें ही कर रही होती है, तो दूसरी तरफ उनके बेटे ऑफिस में एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं।
यार अनीश, हमारी मम्मी की एक दूसरे से कितनी पटती है ना। सही कह रहा है यार तू। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती है कि उन्होंने हमारे नाम भी किसी जुड़वा भाइयों की तरह रख दिए हैं। और यार तुझसे बात करने के चक्कर में तो मैं भूल ही गया कि मुझे सृष्टि से मिलने भी जाना है। अरे चिंता मत कर, मैं भी पलक से ही मिलने जा रहा हूँ, तुझे रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। इतना कहकर दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। अनीश रवीश को एक कैफे के बाहर ड्रॉप करता है और आगे चला जाता है। रवीश कैफे के अंदर जाकर देखता है कि सृष्टि एक टेबल पर बैठी उसका इंतजार कर रही है, जिसके बाद वो खुद से बोलता है, बेटा रवीश, आज तो तेरी वाट लगने वाली है, भगवान संभाल लेना। वो सृष्टि के पास जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद सृष्टि उसे ताना मारते हुए बोलती है, आ गए मेरे प्रीतम। इतना विलंब होने पर तो मुझे लगा कि कहीं आपकी प्रतीक्षा में मेरे प्राण ही न सूख जाएं। वो थोड़ा सा लेट हो गया बस। थोड़ा, तुम पूरे आधा घंटा लेट हो, समझे? आगे से ऐसा हुआ ना, कसम से मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा मत करना, सॉरी बेबी। इतना कहने के बाद दोनों कॉफी पीने लगते हैं और दूसरी तरफ अनीश कार को एक पार्क के सामने रोक देता है, जहां सामने से पलक आकर उसकी कार में बैठ जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। जानू, कैसा रहा आज तुम्हारा दिन? अब तक तो ठीक ठाक था, पर तुमसे मिलने के बाद अच्छा हो गया। ओह, सो स्वीट। यू टू। जिसके बाद वो उसे उसके घर छोड़ देता है और फिर अपने घर चला जाता है, जहां उसकी माँ सुनीता हॉल में बैठी होती है और उसके आने पर बोलती है, क्या बात है बेटा, आज बड़ी देर हो गई आने में। हाँ माँ, वो पलक को घर ड्रॉप करने गया था, इसीलिए। अच्छा, वैसे बहुत प्यारी है पलक, पहली बार में ही मुझे भा गई थी। दूसरी ओर रवीश भी घर देरी से पहुंचता है, जिस पर उसकी माँ सरिता बोलती है, अरे इतनी देर क्यों लगा दी आने में? देख, खाना भी ठंडा हो गया। माँ पूछो मत, ये सृष्टि जब नाराज हो जाती है ना तो मेरी हालत खराब कर देती है। जरूर तूने ही कुछ किया होगा, वरना उस जैसी समझदार लड़की नहीं देखी मैंने आज तक। ऐसे ही अगले दिन सुनीता और सरिता दोनों मंदिर से पूजा करके घर साथ में आ रही होती हैं। तभी सुनीता कहती है, सरिता, मैं सोच रही हूँ अब रविश की शादी करवा दूं। वैसे भी लड़की तो हमने देख ही रखी है, जो हम दोनों को पसंद भी है। सही कह रही है तू। मैं तो कहती हूँ हम अपने बेटों की शादी एक साथ ही करवा देते हैं। क्यों, क्या कहती है? वैसे बात तो तूने पते की है, इससे हमारा खर्चा भी बच जाएगा। वो कैसे? अरे एक ही मैरिज हॉल में शादी करवाएंगे तो डिस्काउंट तो मिलेगा ना पगली। इतना कहने के बाद दोनों हंसने लगती हैं और एक अच्छा सा दिन देखकर सरिता रवीश को लेकर पलक के घर रिश्ता पक्का करने पहुंचती है, जिसके कुछ ही देर बाद में सुनीता भी अनीश के साथ वहां जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बोलती हैं, तू यहाँ कैसे? तभी लड़की की माँ मंजू बोलती है, अरे बहन जी, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आज ही के दिन मेरी दोनों बेटियों सृष्टि और पलक का रिश्ता पक्का हो जाएगा। इससे ज्यादा खुशी की बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती। इतने में सृष्टि और पलक भी साथ ही आ जाती है, जिन्हें देखकर अनीश और रवीश बोलते हैं, तुम दोनों बहनें हो? जिसके बाद सबको पता लग जाता है कि सृष्टि और पलक बहनें हैं और अब अनीश और रवीश एक ही घर के दामाद बनने वाले हैं। इस बात से सुनीता और सरिता बहुत खुश होती है, जिसके बाद शादी का दिन आता है। अनीश और रवीश दोनों मंडप में बैठे होते हैं। सृष्टि और पलक दोनों ने पिंक कलर का बहुत सुंदर लहंगा डाला होता है और दोनों ही घूंघट में थी। सारे रीति रिवाज के साथ उन चारों की शादी हो जाती है, जिसके बाद वो लोग अपने अपने घर जाते हैं। और जब सुनीता पलक का घूंघट हटाती है तो अनीश और सुनीता ही दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पलक की जगह सृष्टि होती है। और दूसरी तरफ सरिता और रवीश भी अपने घर पलक को देखकर हैरान रह जाते हैं और रवीश बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अनीश के साथ होना चाहिए था ना। मैं नहीं जानती ये सब कब कैसे हुआ, मुझे बस इतना पता है कि मेरी शादी आपसे हुई है। वहीं सृष्टि बोलती है, मुझे लगता है घूंघट की वजह से मेरी और पलक की अदला बदली हो गई है। जिसके बाद दोनों घरों के लोग यही सोच रहे होते हैं
कि अब किया क्या जाए। जैसे तैसे रात बीतती है और सुबह होती है और अनीश रवीश के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो बोलता है, कहाँ है मेरी पलक? मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। नहीं अनीश, ऐसा नहीं हो सकता। भले अनजाने में ही सही, लेकिन मेरी शादी रवीश से हुई है और तुम्हारी सृष्टि से। मैं नहीं मानता ऐसी शादी को, जिससे मैं प्यार ही नहीं करता, उसके साथ भला कैसे रह सकता हूँ। इतने में वहाँ सृष्टि आती है और कहती है, वैसे ही जैसे मैं अनीश जी के साथ रहूंगी, क्योंकि अब हम हमारी शादी को झुठला नहीं सकते। दोनों के इतना कहने पर भी अनीश और रवीश इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि उनकी पत्नियां बदल गई हैं। सुनीता और सरिता के मनचाही बहू पाने के सपने पर तो जैसे पानी फिर गया था। ऐसे ही दिन बीतते हैं। दोनों ही अपनी बहुओं से बुरा बर्ताव किया करती। एक दिन सुनीता अपनी बहू से बोलती है, बहू जरा मेरी पूजा की थाली तो तैयार कर दे, मुझे मंदिर जाना है। जी माँ जी, 5 मिनट में करती हूँ। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब सृष्टि पूजा की थाली लेकर नहीं आती, तो सुनीता खुद ही थाली लेने किचन में जाकर देखती है तो सृष्टि वहीं खाना खा रही होती है। ये देखकर सुनीता गुस्से में बोलती है, अच्छा तो तू यहाँ बैठकर खाना खा रही है? वो माँ जी, मैंने रात से कुछ खाया नहीं था इसलिए। अरे रहने दे। अगर तेरी जगह वो प्यारी पलक होती ना, तो मेरी एक आवाज पर दौड़ के आ जाती। अरे पता नहीं कैसे तू मेरे पल्ले पड़ गई। इतना कहकर वो मंदिर के लिए निकल जाती है, जहाँ पहुंचकर उसे सरिता मिलती है, जो बोलती है, सुनीता, पता नहीं हमने कौन से ऐसे पाप किए थे जो हमारी बहुओं की अदला बदली हो गई। वही तो मैं सोच रही हूँ कि इस बात से कोई भी खुश नहीं है, ना बच्चे ना हम। पर मुझे लगता है हमें अपने बेटों को समझाना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी ऐसे ही गुस्से में ना जिएं। हाँ, क्योंकि अब यही सही होगा, हम अपनी बहुओं को अपना लेते हैं। दोनों ही सरिता के घर जाती हैं और चारों को बुलाकर बोलती है, देखो बच्चों, जो हो गया सो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को स्वीकार कर लो। हाँ, क्योंकि शादी ब्याह रीति रिवाज कोई खेल नहीं होते, इनका अपना महत्व है। अपनी माँ के समझाने पर अनीश और रवीश भी समझ जाते हैं कि जो हुआ शायद वो उनके बस में नहीं था, पर इस बात से दुखी होते रहने में भी किसी का भला नहीं होगा। और ऐसे ही धीरे धीरे दोनों अपने पहले प्यार को भूलकर अपनी अपनी बीवियों को अपना लेते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। जिन्नी एक सुबह टीवी में जस्ट जेली कैंडी का एड देखती है, जिसको देखकर वो बोलती है, ये कैंडी सच में इतनी टेस्टी है क्या, जितने इस पर ऐड दिखाए जाते हैं? एक काम करती हूँ, लेकर आती हूँ जाकर, फिर पता चलेगा ये इतनी टेस्टी है भी या नहीं। जिन्नी जल्दी से अपने पास वाली शॉप से जस्ट जेली कैंडी का पूरा पैकेट लेकर आती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में बैठकर उसको खाते हुए बोलती है, वाह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है, अब तो मैं यही कैंडी खाऊंगी। जिन्नी अपने कमरे में बैठकर कैंडी खा रही होती है, तभी उसकी माँ निर्मला वहाँ आती है और उसे बोलती है, अरे क्या खा रही है अकेले अकेले? अगर मैं इस कैंडी को छुपा दूं, तो माँ भी उस ऐड की तरह इसको ढूंढने की कोशिश करेगी। अरे नहीं माँ, मैं क्या खाऊंगी? अच्छा, कुछ नहीं खा रही तो चल बाहर और खाना खा ले। एक दो बार और पूछ लो मैं क्या खा रही हूँ, शायद तब मैं बता दूँ। खाना खाना है तो आजा, समझी? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तेरे चक्कर में लगी रहूं। निर्मला बाहर चली जाती है, जिसके बाद जिन्नी भी खाने के लिए बाहर आती है। वो देखती है कि उसका भाई रोहन ऑलरेडी टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है, जिसको देखकर जिन्नी बोलती है, मैं कुछ कैंडीज अपने साथ टेबल पर ले जाती हूँ, रोहन जैसे ही देखेगा फिर वो उसे छीनने की कोशिश करेगा। मैं पहले थोड़ा भाव खाऊंगी, फिर उसे दे ही दूंगी। वहाँ खड़े खड़े नहीं मिलेगा खाना, इधर आके मर ले। हाँ आ रही हूँ। और सुन, तेरे से बड़ी हूँ, थोड़ा तमीज से बात किया कर। अरे जिन्नी बहन, आप नाराज मत होइए और प्लीज यहाँ आकर मरिए। बेटा बोल ले, अभी जब मेरी कैंडी देखेगा ना, फिर कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ मेरे पास ही आएगा। कैंडी दे दे। मम्मी, इसको दौरे पड़ रहे हैं, देखो खुद से बातें कर रही है खड़े खड़े। तू पागल है क्या?
मम्मी ये झूठ बोल रहा है। जिन्नी टेबल पर आकर बैठ जाती है और साथ ही अपनी जस्ट जेली कैंडीज को भी टेबल पर रख देती है। दोनों भाई बहन खाना खा के उठने ही वाले होते हैं। तभी रोहन को कैंडी देते हुए जिनी बोलती है, भाई ले कैंडी खा ले, आज ही लेकर आई हूँ। तू ही खा, ये बच्चों वाली कैंडी मुझे नहीं चाहिए। भाई खा के तो देख, बड़ी टेस्टी है। बोला ना नहीं खानी, चल निकल यहाँ से। हाँ हाँ मत खा, वैसे भी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। पहले डिसाइड कर ले, हूँ क्या मैं, बंदर या तेरा भाई, तब बात करियो। रोहन इतना बोलकर अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन बेचारी जिनी अपनी कैंडीज की तारीफ सुनने के लिए तरसती रह जाती है। ऐसे ही एक दिन जिनी अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठकर जस्ट जेली कैंडीज खा रही होती है कि तभी उसकी एक दोस्त दिव्या वहाँ आती है और उसे बोलती है, अबे ये क्या खा रही है, मुझे भी देना। ये है जस्ट जेली कैंडी, इसे खाकर मुंह में मिठास घुल जाती है और इसे खाकर आप बिल्कुल जेली की तरह हल्का हल्का फील करते हो। वाह, मैंने तो तुझसे कैंडी मांगी थी, तूने तो उसकी ऐड ही दिखा दी। चल अब खाने को भी दे दे। ये लो। दिव्या को कैंडीज देते हुए जिन्नी बहुत खुश होती है। इतने दिनों में पहली बार उसकी कैंडीज कोई खा रहा होता है। अपनी दोस्त के साथ कैंडीज खाते ही जिन्नी उससे पूछती है, तो कैसी लगी कैंडी? मस्त है यार। अच्छा चल, अब क्लास शुरू होने वाली है। दोनों अपनी क्लास में जाने लगती है। तभी सामने से गौरव नाम का लड़का आ रहा होता है और वो जिन्नी से टकरा जाता है, जिसके कारण उसकी सारी कैंडीज नीचे गिर जाती है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा होती है और लड़के से बोलती है, पागल हो क्या, दिखाई नहीं देता? अरे अंधे हो तो इलाज करवा लो ना, सारी कैंडी गिरा दी मेरी। ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे टकराने का, समझी? और रही बात तुम्हारा सामान गिर गया तो वो मैं उठा देता हूँ। गौरव जैसे ही नीचे देखता है तो उसको चारों तरफ जस्ट जेली कैंडीज बिखरी दिखती है। ये देखकर वो बोलता है, ये इतनी सारी जेली कैंडी तुम बांटने के लिए लाई हो क्या? तुमसे मतलब, चुपचाप उठाओ और निकलो यहाँ से। खड़ूस कहीं की। गौरव सारी कैंडीज को इकट्ठा करता है और जिन्नी को दे देता है, जिसे लेकर जिन्नी आगे चली जाती है। लेकिन उसकी दोस्त दिव्या गौरव से माफी मांगते हुए बोलती है, मेरी फ्रेंड की तरफ से सॉरी, वो उसको अपनी कैंडी से बहुत प्यार है ना, इसलिए थोड़ा भड़क गई। कोई बात नहीं। इतना बोलकर गौरव वहाँ से चला जाता है। शाम को वो अपने घर पर अपने पिता राम किशन को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ पापा, इतने परेशान क्यों हो? वो बेटा, हमारी जेली कैंडी फैक्ट्री की सेल लॉस में जा रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। गौरव कॉलेज वाले इंसिडेंट्स को सोचते हुए अपने पिता से बोलता है, पापा मेरे पास एक आइडिया है। देखो, हमें अपनी कैंडी की ऐड किसी ऐसे इंसान से करवानी चाहिए जिसको सच में वो पसंद हो, क्योंकि वो तभी लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएगा और हमारी सेल बढ़ जाएगी। सच में? ऐसा करने से सेल बढ़ेगी तो मैं कल ही इसके लिए किसी एक्टर को फाइनल करके ये शूट करवाता हूँ। नहीं, ये शूट कोई एक्टर नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसी लड़की करेगी जिसको हमारी ये कैंडी सच में पसंद है। आप बस एक हफ्ते में शूट की सारी तैयारी करो, मैं उस लड़की को लेकर आऊंगा। गौरव अपने पिता को सब कुछ समझाने के बाद अगले दिन कॉलेज जाता है, जहां वो जिन्नी को ढूंढ रहा होता है। तभी वो उसको कैंटीन में बैठकर कैंडी खाते हुए देखता है, जिसके बाद गौरव उसके पास जाता है और उसे बोलता है, हे जिनी, कैसी हो? तुम क्या है, कल की बात का बदला लेने आए हो? अरे नहीं नहीं, वो मुझे ना तुम्हारी कैंडी बहुत पसंद आई तो सोचा एक मांग लूं। पर मैंने तो तुमको खाने के लिए दी ही नहीं, तो पसंद कैसे आई? वो कल मैंने उठाते वक्त एक ले ली थी। ये गलत बात है, पर चलो कोई नहीं, मैंने माफ किया। और ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अच्छा, ये कैंडी कितनी अच्छी है ना, पर लोग खाते ही नहीं है। सही पहचाना तुमने। मैं चाहती हूँ कि जैसे इसकी ऐड देख के मैं इसे खाने लगी, वैसे बाकी सब लोग भी खाने लगे। तो इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगी? क्या, बताओ। गौरव जिन्नी को अपनी पापा की फैक्ट्री और शूट के बारे में बताता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है, बताओ, करोगी मेरी मदद?
करूँगी। जिन्नी के हाँ बोलने के बाद कुछ दिन गौरव उसको शूट की खूब प्रैक्टिस करवाता है, जिसके दौरान वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद कैंडी के शूट के लिए जिन्नी पूरी तरह तैयार थी, लेकिन वो थोड़ी नर्वस होकर गौरव से बोलती है। गौरव, मैं कर तो पाऊंगी ना? मैंने आज तक कोई शूट नहीं किया, कभी कैमरा फेस नहीं किया। तुम सोचना ही मत कि तुम्हारे सामने कैमरा है, बस अपनी कैंडी को एंजॉय करते हुए सब कुछ दिल से बोलना। इसके बाद जिनी का कैंडी शूट स्टार्ट होता है और वो उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। कुछ समय में एड टीवी पर टेलीकास्ट होता है, जिसके बाद जिनी की नेचुरल एक्टिंग के कारण लोगों को वो कैंडी की एड बहुत पसंद आती है। साथ ही गौरव के पिता की सेल भी बढ़ जाती है, जिसके बाद वो जिनी को शुक्रिया करते हुए बोलते हैं। जिनी बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुमसे एक और फेवर चाहता हूँ। क्या करोगी मेरे ऊपर एक एहसान? अरे अंकल, एहसान की कोई बात नहीं है, आप बस ऑर्डर कीजिए। क्या तुम मेरे इस नालायक बेटे से शादी करोगी? राम किशन के इस सवाल से जिनी शर्मा जाती है, जिसके बाद वो उसके घर वालों से उसके रिश्ते की बात करते हैं और दोनों परिवार वाले आपसी रजामंदी से कुछ दिनों में उन दोनों की शादी करवा देते हैं। जिन्नी को एक कैंडी की वजह से इतना अच्छा ससुराल मिल जाता है, जहां वो खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताती है। करण एक बड़ी MNC कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। वो बहुत ही स्मार्ट और गुड लुकिंग था, जिसके कारण हर लड़की उस पर फिदा हो जाती थी। पर उसका दिल सिर्फ और सिर्फ मानसी के लिए धड़कता था, जो कि उसी ऑफिस में काम करती थी। एक दिन करण ऑफिस के कैंटीन में बैठा होता है और तभी मानसी आकर बोलती है। सुनो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। अरे मेरी तरफ से तो हाँ है, तुम प्रपोज करने की फॉर्मेलिटी का झंझट मत करो। अपने काम मुझे मत करने को कहो। अच्छा बताओ ना कि तुम पर तो हर लड़की मरती है, फिर तुम मुझसे ही क्यों प्यार करते हो? क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो और बाकियों से बहुत अलग हो। वादा करो कि तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। हाँ करण, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और करण अपनी माँ ममता को मानसी के बारे में बताता हुआ बोलता है। माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, उसका नाम मानसी है और मैं उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। क्या कहा लल्ला तूने? अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है? ऐसा नहीं हो सकता। इस घर में बहू आएगी तो बस मेरी पसंद की, समझ आई? माँ, शादी तो मुझे करनी है, तो फिर लड़की भी तो मेरी पसंद की होनी चाहिए ना। मैं क्या देता हूँ माँ, शादी करूँगा तो बस मानसी से, नहीं तो नहीं करनी मुझे शादी। हाँ, तू क्यों सुनेगा इस बुढ़िया की बात? पर मैं भी कह देती हूँ, अगर तूने ऐसा किया तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। ये सुनकर वो अपनी माँ की बात मान जाता है और कुछ दिन बाद में वो अपनी माँ की पसंद की लड़की वंशिका से शादी कर लेता है। वंशिका बहुत ही शांत और शर्मीली मिजाज की लड़की होती है और वो बहुत ज्यादा चुपचाप रहती है। करण भी उससे दूर दूर ही रहता। ऐसे ही एक दिन करण ऑफिस के लिए निकल ही रहा होता है और तभी वंशिका उसे आवाज लगाकर बोलती है। सुनिए करण जी, लंच तो लेते जाइए। वंशिका लंच का डब्बा लाकर करण के हाथ में देती है। तभी वहाँ शैलजा आ जाती है और बोलती है। अरे बहू, पीछे से आवाज लगाना ठीक नहीं होता, इतना भी नहीं जानती क्या? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है माँ, मैं ही भूल गया था। इतना बोलकर वो ऑफिस चला जाता है और अपने कैबिन में पहुंचकर देखता है कि मानसी वहाँ पहले से ही मौजूद है। जिसके बाद मानसी बोलती है। बस इतना ही प्यार था मुझसे जो तुमने किसी और से शादी कर ली? मैंने भले ही शादी कर ली हो मानसी, पर प्यार मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। जिसके बाद दोनों घर जाते हैं, जहाँ शैलजा और वंशिका हॉल में बैठे होते हैं और उन दोनों को देखकर शैलजा हैरानी से बोलती है। लल्ला, ये सब क्या है और तू ये किसे घर लेकर आया है? माँ, ये मानसी है,
मेरा प्यार, और हम दोनों ने शादी कर ली है और अब से ये भी इसी घर में रहेगी। ये क्या बोल रहा है तू? ऐसा करने से पहले मेरे बारे में ना सही पर बहू के बारे में तो सोच लेता। तू तो बिना सोचे समझे उसकी सौतन ले आया। ये सब वहाँ खड़ी वंशिका चुपचाप सुन रही होती है और कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद मानसी और करण वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी मानसी बोलती है, अजीब बात है करण, तुमने दूसरी शादी कर ली और वंशिका ने गुस्सा करना तो दूर, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। ये बहुत अजीब बात है। समझ नहीं आता वो मेरी सौतन है या पहेली। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन मानसी आधी रात को पानी लेने के लिए उठती है और उसे किसी के फोन पर बात करने की आवाज सुनाई देती है। मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा, यहाँ रास्ता पहले ही साफ है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतने में मानसी हॉल की लाइट ऑन कर देती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। तभी उसकी नजर वंशिका के कमरे पर पड़ती है जिसकी लाइट ऑन होती है और मानसी वहाँ जाती है। जिसके बाद वो कमरे में झांक कर देखती है जहाँ वंशिका ने लड़के के कपड़े पहने हुए होते हैं और वो टीवी देख रही होती है। उसे ऐसे देखकर वो उसके कमरे में जाती है और बोलती है, तुम इतनी देर तक क्यों जाग रही हो और तुमने ये करण के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि टीवी देख लूं, और वैसे भी साड़ी में मुझसे सोया नहीं जाता तो मैंने ये सब पहन लिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी क्या? फोन पे बात करने की आवाज? अरे वो तो टीवी में से आ रही थी। मैंने तो नहीं कहा कि आवाज फोन पर बात करने जैसी थी, फिर इसे कैसे पता चला? मानसी वापस अपने कमरे में चली जाती है। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और मानसी को वंशिका की हरकतें अजीब लगने लगती है। जैसे कभी वो किसी के घर में ना होने पर लड़कों के कपड़े पहनती, लड़कों की तरह चलती और लड़कों की तरह ही बोलती। मानसी को वो बहुत ज्यादा खटकने लगती है। ऐसे ही एक दिन करण को अपनी रेड कलर की शर्ट नहीं मिलती। मानसी शर्ट ढूंढने वंशिका के रूम में जाती है जहां उसे वो शर्ट सोफे पर पड़ी मिलती है और वो गुस्से में वंशिका से बोलती है, मुझे समझ नहीं आता क्यों तुम बार बार करण के कपड़ों को यूज करती हो। मुझे जो अच्छा लगेगा ना मैं वो करूँगा, तुमसे मतलब। इतने में वहाँ शैलजा भी आ जाती है और उसके सामने वंशिका को रोते हुए देखकर वो मानसी से बोलती है, माँ जी देखिए ना, करण जी की शर्ट मैं अपने कमरे में प्रेस करने के लिए ले आई थी, इसी बात पर ये मुझे इतना सुना रही है। अब आप ही बताइए, क्या मैंने कोई गलती कर दी थी? ओ महारानी, होगी तू मेरे लल्ला की बीवी, पर इस घर की बहू तू कभी नहीं बन सकती, समझी? और खबरदार जो मेरी बहू से आज के बाद ऐसे बात की तो। ये वंशिका ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है तो मेरी सौतन, पर किसी पहेली की तरह मुझे उलझन में डाल देती है। मानसी को समझ नहीं आता कि वंशिका के ये सब करने का क्या कारण है और वो सोच लेती है कि इस बात का पता तो वो लगा के ही रहेगी। जिसके बाद वो एक दिन वंशिका को घर के बगीचे में किसी लड़के को गले लगाता देख लेती है और वो उन दोनों की फोन में वीडियो बना लेती है। और जब अगली बार वंशिका फिर से बगीचे में जाने के लिए हड़बड़ी में निकलती है तभी वहाँ मानसी उसे रोक लेती है। जिसके बाद वंशिका गुस्से में बोलती है, मैंने कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो, तुम्हें समझ नहीं आता? मानसी उसे अपने फोन में उसका वीडियो दिखाती है जिसे देखकर वंशिका के पसीने छूट जाते हैं। जिसके बाद वो बोलती है, बस बहुत हुआ, मुझे सच बताओ कौन है ये लड़की और तुम क्यों इससे छुप छुप के मिलती हो? मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना, तुम अपने काम से काम रखो, समझी? अच्छा तो तुम ऐसे नहीं बोलोगी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर मानसी वहाँ से चली जाती है और वंशिका ये सोचकर डर जाती है कि उसका सच अब सबको पता चल जाएगा तो क्या होगा। इसीलिए उसी वक्त वो अपना सारा सामान पैक करती है और घर से भाग जाती है। मानसी शाम को करण और शैलजा को उसकी वीडियो दिखाकर सब कुछ बता देती है। जिसके बाद वो लोग वंशिका के कमरे में जाते हैं जहाँ ना तो वंशिका होती है और ना ही उसका सामान होती है, तो बस एक चिट्ठी जिसमें लिखा होता है, मैं आप लोगों जैसी नहीं हूँ, करण जी से शादी करना मेरी मजबूरी थी और कुछ भी नहीं।
असल में तो मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ। उम्मीद है कि मेरी इस बात से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या हूँ, इसलिए आप सबको बिना बताए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। इस तरह वंशिका का सच सबके सामने आ जाता है और मानसी के दिल में चल रही उसकी सौतन की पहेली आखिरकार सुलझ जाती है। गोलमोल सलोनी को शेखर से शादी किए सिर्फ 1 महीना हुआ था। इसी बीच उसने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। सलोनी घर में सबके साथ घुल मिल गई थी, सिवाय अपनी ननद पायल के, क्योंकि सलोनी मोटी थी और पायल पतली, जिस वजह से वो अपनी भाभी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास मंजुलिका बाहर से एक सूट लेकर आती है, जिसे वो सलोनी और पायल दोनों को दिखाती हुई बोलती है, अरे मैं एक सूट लेकर आई हूँ, देख लो ना, दोनों में से किसे आएगा, जिसे आए वो पहन लेना। वो तो ठीक है माँ जी, पर आप लाई क्यों है? अरे मुझे अच्छा लगा और ऐसा बस एक ही सूट था तो मैंने ले लिया। अच्छा माँ जी, मैं इसे पहनकर ट्राई करती हूँ। एक्सक्यूज मी भाभी, ये माम मेरे लिए लाई है। पायल, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, माँ जी ये मेरे लिए लाई है। नहीं, मेरे लिए लाई है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और उनकी लड़ाई देखकर मंजुलिका गुस्से से बोलती है, अरे बस करो तुम दोनों, क्या जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हो। मैं दोनों के लिए लेकर आई थी, जिसे फिट आएगा वो रख लेगा। ढंग से सुन लिया करो पहले। माँ, आपको पहले मुझे देना चाहिए था ना। देख लिया माँ जी, ये मेरे लिए लाई है, इसे पहले मैंने उठाया था तो मैं ही पहनूंगी। भाभी, अपने आप को देखा है, कितनी मोटी हैं आप, भला आपके ये कैसे आएगा, इसलिए मुझे ही दे दीजिए। पायल जरा ठीक से देखो, डबल एक्सल साइज का सूट है ये, मुझे फिट आएगा, तुम्हारे नहीं आएगा, मैं ही पहनूंगी इसे। कोई बात नहीं भाभी, थोड़ी सी फिटिंग करा लूंगी तो मेरे भी आ जाएगा। आपसे तो पतली हूँ, आपसे ज्यादा मुझ पर खिलेगा ये प्यारा सा सूट, लाइए दीजिए। क्यों बेचारे इस प्यारे से सूट को काट पीट के नाश करना चाहती हो, मुझे दे दो ना। इस तरह दोनों फिर से तू मैं करने लगती हैं और मंजुलिका गुस्से में बोलती है, अरे तुम दोनों अभी के अभी चुप हो जाओ, या तो इस सूट में आग लगा दूंगी मैं अभी के अभी। इतना समझाया लेकिन दोनों समझती ही नहीं। एक का ब्याह हो गया और दूसरी का ब्याह हो जाएगा, लेकिन अकल ढेले भर की नहीं है। अब अगर तुम दोनों की आवाज आई ना तो चप्पल से पिटोगी। मंजुलिका की बात सुनकर दोनों सोफे के एक कोने में बैठ जाते हैं और मंजुलिका बोलती है, ये सूट कौन पहनेगा? मैं पहनूंगी। किसी को दे दूं फिर? नहीं। ठीक है, मैंने सोच लिया है, इस सूट को फिटिंग कराकर मैं ही पहन लूंगी, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को तो पहनने दोगी नहीं, तो यही सही रहेगा, ये सूट मैं ही पहन लेती हूँ। ठीक है, अब दोनों जाकर काम करो। मंजुलिका की बात सुनकर दोनों अपने अपने कामों में बिजी हो जाती हैं। ऐसे ही दोपहर में सारे साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी सलोनी की प्लेट में सब्जी खत्म हो जाती है और वो पायल से बोलती है, पायल जरा वो सब्जी पास करना। भाभी, और कितना ठूसोगी, खा खा कर इतनी मोटी हो गई हो 1 महीने में, थोड़ा कम खा लो। अरे मैंने अभी ठीक से 2 रोटी भी नहीं खाई है और तुम ठूसने की बात कर रही हो। अरे तुम नहीं खाती तो तुम यही चाहती हो कि कोई भी ना खाए, सब्जी पास करो तुम। खाइए भाभी, वैसे भी आप चाहे पतली हो या मोटी, आई डोंट केयर। तुम दोनों चुपचाप खाओगी या मैं बताऊं तुम्हें? मंजुलिका की बात सुनकर दोनों चुपचाप खाना खाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद में सलोनी जाकर टीवी ऑन करती है। इतने में पायल रिमोट उठाकर अपना चैनल लगा लेती है, जिसे देखकर सलोनी बोलती है, पायल मैं यहाँ अपना सीरियल देखने आई हूँ, तो चुपचाप टीवी का रिमोट मुझे वापस दे दो। भाभी, रिमोट मैंने पकड़ा है पहले, इसलिए सीरियल भी मैं ही पहले देखूंगी। पायल देखो, लड़ने वाले काम मत करो, वैसे ही माँ जी बहुत गुस्सा है, तो पहले मुझे सीरियल देखने दो, बाद में तुम रिमोट ले लेना और जो मर्जी देखना। वैसे भी तुम सारा दिन फ्री ही रहती हो, मुझे तो बहुत सारे काम है। हाँ तो क्या मुझ पर बहुत सारा टाइम है जो मैं बाद में देखूं? मेरे पास भी यही टाइम है, आप मुझे देखने दो। तुम मुझे रिमोट दे रही हो या नहीं? और अगर नहीं दोगी ना तो रिमोट जबरदस्ती छीनकर उसके ऊपर बैठ जाऊंगी, पापड़ बन जाएगा उसका। मैं रिमोट नहीं दूंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। झगड़े की आवाज सुनकर मंजुलिका आती है और जैसे ही दोनों को देखती है, दोनों हक करते हुए एक साथ टीवी देखने लगती है। तभी सलोनी बोलती है, ओ मेरी प्यारी सी ननद, बताओ क्या बनाऊं आज तुम्हारे लिए? भाभी, आज आप अपनी पसंद का बना लो, हम दोनों एक साथ खाएंगे। ठीक है पायल। चलो, शुक्र है कि दोनों शांत हैं और प्यार से रह रही हैं। ये देखकर वो चली जाती है। दरवाजे की तरफ देखकर
दोनों एक दूसरे को धक्का देकर बोलती हैं। बस बस और चिपकने की जरूरत नहीं है, माँ चली गई हैं। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे चिपकने का शौक चढ़ गया है? वो तो मैंने माँ जी को आते हुए देख लिया था, इसीलिए एक्टिंग कर रही थी। हाँ हाँ पता है मुझे। तभी पायल की फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहती है, आपकी किस्मत अच्छी है जो मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया। अब आप ही देख लो अपना बोरिंग सा सीरियल मासूम ननद और भड़काओ भाभी वाला। चलो अच्छा है, अब आराम से सीरियल देखूंगी। कुछ देर बाद में पायल वापस आती है तो देखती है कि उसकी भाभी टीवी देखकर सैंडविच खा रही है। ये देखकर वो फिर से उसे ताना मारते हुए बोलती है, हे भगवान, सच में भाभी आप बहुत भुक्कड़ हो। अरे और कितना खा खा कर मोटी होना चाहती हो? कमर से कमरा बना लिया है आपने। थोड़ा तो मेरे भैया का राशन पानी बचाओ। अरे तुम्हें क्या इतनी मिचमिची हो रही है मेरे खाने से? खाना तो मैं खाती हूँ ना। जब माँ जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे भैया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है इतनी? चलो मान भी लिया कि मैं तो खा खा कर मोटी होती हूँ। अपने बारे में पता है तुम्हें? पड़ोसी कहते हैं कि तुम अपनी ननद को खाना नहीं देती, इसीलिए सूख के कांटे जैसी हो गई है। पर उन्हें कौन बताए, मैडम साहिबा तो खुद अपने मन से नहीं खाती है। अरे मैं तो कहती हूँ पायल कि तुम थोड़ा खाना शुरू कर दो ताकि तुम्हारी सेहत बन जाए, वरना कल को तुम अपने भैया के साथ बाइक पर गई ना तो हवा में उड़ जाओगी। हो गया आपका? सुना लिया? निकाल लिया अपने दिल की भड़ास? भड़ास नहीं निकाली, जो तुमने कहा मैंने बस उसका जवाब दे दिया। ऐसा है, आप अपनी चिंता करिए, कहीं आपके मोटापे की वजह से भैया आपको छोड़ ना दें। तुम्हारे भैया को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। उस दिन मैं जब तुम्हारे साथ सोई थी ना तो सारी रात तुम्हारी हड्डियाँ चुभती रही। अरे मुझे तो हैरानी होती है कि तुम्हारा पति सुहागरात वाले दिन कहीं तुम्हें कमरे से ना निकाल दे। दोनों झगड़ा कर ही रही थी कि शेखर ऑफिस से वापस आता है तो सलोनी के लिए एक स्लीपर्स लाता है और बोलता है, सलोनी देखो मैं तुम्हारे लिए स्लीपर्स लाया हूँ। अच्छा शेखर दिखाइए ना फिर। ये बोलकर वो स्लीपर्स को दिखाता है और सलोनी स्लीपर्स पहनने की कोशिश करती है, मगर उसके पाँव में वो नहीं आती क्योंकि शेखर सलोनी के पैर की साइज से एक कम साइज की स्लीपर लाया था, मगर वो फिर भी उसे जबरदस्ती पहनती है। ये देखकर पायल बोलती है, भैया मुझे ही दे दो, मेरे ही आ जाएगी। ये बोलकर वो जैसे ही स्लीपर पहनती है पायल के बिल्कुल फिट आ जाती है और ये देखकर सलोनी किलस जाती है और पायल पूरे घर में वो स्लीपर पहन के घूमती है। कुछ देर बाद में मंजुलिका दोनों को बोलती है, अरे बहू पायल, दोनों सुनो, छत पर बहुत सारे कपड़े रखे हैं और आंधी बहुत तेज आ रही है, कहीं कपड़े उड़ ना जाए, दोनों ले आओ जल्दी से। दोनों मंजुलिका की बात सुनकर छत से कपड़े उतारने जाती हैं। तभी मजाक उड़ाते हुए सलोनी बोलती है, पायल जरा ध्यान से कपड़े उतारना, कहीं हवा के साथ तुम भी मत चली जाना। पायल ग्रिल के पास से कपड़े उतारने जा रही होती है कि उसका पैर उसी स्लीपर से फिसल जाता है और वो छज्जे पर लटक कर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सलोनी उसे देखती है और बोलती है, अरे पायल तुम सच में उड़ गई क्या? भाभी ये मजाक का टाइम नहीं है, मेरा पैर फिसल गया था, मुझे जल्दी बचाओ, कहीं मैं भगवान को प्यारी ना हो जाऊं। हाँ हाँ बचाती हूँ। इतना बोलकर सलोनी उसे अपना हाथ देती है और उसे ऊपर खींच लेती है, जिससे उसकी जान बच जाती है और वो बोलती है, तुम ठीक तो हो ना पायल? हाँ भाभी मैं ठीक हूँ, शुक्र है आपने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं पायल से राम प्यारी हो जाती। थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। तभी शेखर और मंजुलिका छत पर आकर ताली बजाते हैं और बोलते हैं, देखा तुम दोनों एक दूसरे की कितनी परवाह करती हो। अगर सलोनी मोटी ना होती और उसका वजन ना होता तो वो भी तेरे साथ गिर जाती और तुझे बचा नहीं पाती। अब बात समझ आई कि नहीं? हाँ भैया, अब मुझे बात समझ आ गई। और इस तरह दोनों ननद भाभी एक दूसरे से माफी मांगकर एक दूसरे के गले लग जाती हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।